हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और इनका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है या रोल क्या है इनका पूरे के पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ये डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेज विच हैव इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ or the annual turnover or sales exceeding 250 crore are termed as large scale enterprises। तो large scale enterprises वो enterprises हैं, वो companies हैं जिनमें मशीनें वगैरह या equipments 50 करोड़ या उससे ज़्यादा मिलेंगी और उनका जो turnover है वो 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया मीनिंग। ठीक है, अब ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है क्योंकि जो सरकारें हैं वो MSMEs या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की डेफिनेशन ये है। तो अब मेन मुद्दा जो चेंज नहीं होगा वो ये है कि हमारे कंट्री के लिए लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। या आपको क्वेश्चन आ जाता है रोल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, तो वो चीज़ मेन है। ये चीज़ चेंज नहीं होगी, ऊपर वाली डेफिनेशन जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स चेंज होती रहती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट ना के बराबर होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर एज अंडर। तो कौन कौन सी है? नंबर 1, बैलेंस्ड इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इकोनॉमी इज अनबैलेंस्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। असल ज़िंदगी में देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड हैं, इसलिए जो इंडियन इकोनॉमी है वो इनहेरेंटली जो है अनबैलेंस्ड है। अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हाईली अनसर्टेन है, ये आपको पता है। बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं बारिश हुई तो काम ख़त्म समझो, या ज़्यादा बारिश होगी तो भी एग्रीकल्चर का काम ख़त्म समझो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल हेल्प टू बैलेंस द इकोनॉमी एंड विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी तो इंडस्ट्रीज़ फैलेंगी, लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स अनस्टेबल। तो जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी उतना ज़्यादा जो इंडियन इकोनॉमी अनस्टेबल रहती है और रहेगी भी। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स प्ले डोमिनेंट रोल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो नेचुरल फैक्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ़ नेचर इज़ अनकाइंड इट प्लेज हैवक इन एग्रीकल्चर एंड ब्रिंग्स डाउन द प्रोडक्शन। अगर नेचर मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करे, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, फ्लड्स आ जाए, तो भी एग्रीकल्चर का बैंड बच जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल बारिश बिल्कुल भी ना पड़े तो भी एग्रीकल्चर का जो है बैंड बच जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे कंट्री में इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑन द कंट्रेरी मैन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रीज़। इंसान का जो इंडस्ट्रीज़ में है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? बारिश हो ना हो वो तो अंदर चलती रहेगी, बट अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस, भूकंप आ गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो सकती हैं, मगर इतनी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है जितना अनस्टेबल एग्रीकल्चर सेक्टर है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज देयरफॉर इम्पार्ट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हल्की फुल्की कुछ होता भी रहता है तो इंडस्ट्री में तो काम चलता रहेगा ना। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन वेल्थ। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वेल्थ कमा के देता है पूरे के पूरे कंट्री को। कैसे? टू इंक्रीज द वेल्थ in India or in any other country, development of industries is most essential। तो अगर कंट्री ने वेल्थ कमानी है, नेशनल इनकम बढ़ानी है काफ़ी तेज़ी से, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सेक्टर, लार्ज स्केल सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्रीज़। तो जितने भी कंट्री के नेचुरल सोर्सेज हैं या रॉ मटेरियल का भंडार पड़ा है किसी भी कंट्री के पास, तो उसको इंडस्ट्रीज़ में अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हेल्प्स इन डेवलप ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। तो अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो ये जो सर्विसेज हैं लाइक ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, ये भी खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सर्विसेज को या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी। थर्ड आ जाता है पर कैपिटा प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज इज़ मोर देन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से कई गुना ज़्यादा काम इंडस्ट्री करती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में पर कैपिटा कह सकते हैं पर कैपिटा प्रोडक्शन या पर
पर कैपिटा आउटपुट, जितने इंसान लगे हुए हैं, अगर जितनी टोटल प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंसान लगे हुए हैं, तो जो प्रोडक्शन या पर बंदा आउटपुट आएगी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है मोर कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द फैसिलिटीज़ ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है कि कंट्री पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी। अगर इनकम्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, देयर कैपेसिटी टू सेव ऑल्सो इंक्रीजेज। वो बैंकों में ज़्यादा पैसे रखेंगे, बैंक आगे लोन्स ज़्यादा देंगे। बिसाइड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरेट्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़। तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी उतना ज़्यादा नई नई इंडस्ट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। एज अ रिजल्ट मोर इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस एंड रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोग उतने ज़्यादा स्टार्टअप्स वगैरह करेंगे और उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन होगी कंट्री में। जिस कंट्री में ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होती है उसमें डेवलपमेंट का लेवल भी हाई चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन फैसिलिटेट्स सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलती है वैसे वैसे नई नई टाइप की कंपनीज खुलती हैं। मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस गेट एम्प्लॉयमेंट इन दीज इंडस्ट्रीज। तो लाखों लोग हैं जिनको नौकरियां मिलती हैं। मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं जो वेले बैठे हैं और जब नई कंपनी खुलेगी उसमें जॉब्स वगैरह मिलेंगी। इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से या लार्ज सेक्टर जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स, जितनी ज़्यादा कंपनीज खुलेंगी उतनी ज़्यादा जॉब्स जनरेशन होंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है फैक्ट्रीज खुलने से या इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल resources will be exploited properly as a result of industrialization। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर फैलता है वो रॉ मटेरियल जो है उसको चाहिए होता है और नेचुरल रिसोर्स को फुली यूटिलाइज कर पाता है। हालांकि कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुलने से रॉ मटेरियल की एक्सप्लॉयटेशन और नेचुरल रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो इतना तेज़ एक्सप्लॉयटेशन का लेवल नहीं होना चाहिए, वो एनवायरमेंटलिस्ट्स का अपना मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, वैसे वैसे नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि वो जो कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेती है। इट विल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ट्रेड, नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, ट्रेड को बढ़ाएगी और नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों को बढ़ाएगी, ठीक है। अब इससे कई लोग कहते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाती है। वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो जाता है जैसे जैसे इंडस्ट्रीज खुलती हैं। अबाउट 46.2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। तकरीबन 46 पॉइंट समथिंग परसेंट, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का डाटा है, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतने परसेंट लोग जो हैं टोटल पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, मतलब वही काम करते हैं एग्रीकल्चर का। बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इज इन अ बैकवर्ड स्टेट। अगर इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में आ जाएंगे तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कम हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर बैकवर्ड रह जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विल रिड्यूस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होगी तो वो लोग जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे एग्रीकल्चर में या अपना गुजारा नहीं कर पा रहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पे वो कम हो जाता है। साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स विल एनलार्ज एंड कल्टीवेशन विल बिकम मोर प्रोग्रेसिव। तो जैसे जैसे होल्डिंग, जैसे जैसे लोग निकल के एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे, जो साइज ऑफ होल्डिंग होगा एग्रीकल्चर में वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं तो वो जो लोग शहरों में गए हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करने, वो खाना भी तो खाएंगे ना, तो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड भी तो बढ़ रही है। इट इज़ बिकॉज मैनी इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन टेक्सटाइल जो है वो रॉ मटेरियल भी तो लेती है ना। अब ऐसी इंडस्ट्रीज़, एक तो फूड की डिमांड बढ़ गई, दूसरा अगर इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो वो रॉ मटेरियल भी तो एग्रीकल्चर से लेती है ना, जैसे टेक्सटाइल, जूट, शुगर, पेपर एट्सेट्रा, ये सारी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड फॉर देयर रॉ मटेरियल्स ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इनकी डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स के लिए। नेसेसरी प्री रिक्विसाइट्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सच एज टूल्स, इम्प्लीमेंट्स
ट्रैक्टर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा आर मेड अवेलेबल बाय द इंडस्ट्रीज़। तो अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तभी तो ट्रैक्टर की फैक्ट्री होगी, तभी तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज खुलेंगी। तो अगर ये सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ खुलेगी तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प ही करेंगी उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ क्रूशल इंपॉर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में इंडस्ट्रियल सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अगर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हमने अपने कंट्री में लेके आना है तो उसके लिए भी इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आने वाले टाइम पे भी। मोर ओवर सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर कैन शिफ्ट टू इंडस्ट्रीज़। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की कई टाइप की हेल्प हो जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट में। जो फालतू लेबर है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रॉ मटेरियल भी खरीदता है, ये मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर रॉ मटेरियल भी खरीदता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी गुड्स बनाता है उसे मतलब चेंज करके, उसकी फॉर्म को चेंज करके मार्केट में लॉन्च भी तो करता है ना, तो वो भी तो गुड्स एंड सर्विसेज को कन्वर्जन भी तो होता है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर की काफ़ी मदद भी करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बंदूकें, गोलियां, बम, ये सारी चीज़ें जो आर्मी के लिए चाहिए वो खेतों में तो उगेंगी नहीं, वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर ही काम मतलब प्रोड्यूस होंगी ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन विल मेक पॉसिबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज like iron and steel, chemical, aircrafts, shipbuilding, डिफेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी जो डिफेंस की ये जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरा कौन करता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री एज दे प्रोड्यूस वॉर मटेरियल्स। तो ये सारे वॉर मटेरियल्स या वॉर गुड्स बनाते हैं, तो एग्रीकल्चर तो ये चीज़ें नहीं बनाता, इसलिए भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज फैलेंगी उतना एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी। बाय प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज। तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और फॉरेन कंट्रीज़ में अपना माल बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, engineering goods, computer softwares, gems and jewelry etc. are exported from India to other countries। तो ये सारी चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होके बाहर जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं वो विद इन द कंट्री बना सकते हैं अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से डेवलप हो गया तो। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड us to produce those goods which were earlier imported। जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे पहले वो विद इन द कंट्री ही बनने शुरू हो जाएंगे अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में ही लग गई या इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ प्रमोटेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विच इन टर्न हैज़ प्रमोटेड सेल्फ सफिशेंसी। तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तो सेल्फ सफिशेंसी अटेन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रोडक्ट्स, fertilizers, machinery etc. are now produced domestically in Indian industries which were earlier imported from other nations। तो ये कुछ चीज़ें जो पहले बाहर से इंडिया में मंगाई जाती थी अब विद इन द कंट्री बन जाती हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। Large scale industries contribute to government exchequer in several ways like corporate tax, GST, custom duty, excise duty etc. तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेंगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा उन पे टैक्स लगेगा, तो सरकारी खजाने में इजाफा या एड ऑन हो जाएगा, तो सरकार को भी काफ़ी फायदा है। इन दिस वे गवर्नमेंट्स रेवेन्यू ऑल्सो गोज अप, सरकार भी कमाई कर लेती है टैक्स लगा के। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेजेस ऑफ लेबरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री रेजेस द डिमांड फॉर लेबरर्स एंड हेंस इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन देयर वेजेस। तो सिंपल वर्ड्स में जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज खुलेंगी उतना डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर एंड जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्राइस या वेजेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। किनका प्राइस? जो लेबरर्स है उसके प्राइस को वेज रेट या वेजेस भी कहा जाता है। दे आर एबल टू लीड अ बेटर लाइफ, वो पहले से अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं क्योंकि उनको अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं। देयर इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ प्रमोटेड, उनकी इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट होती है, ठीक है। बट दूसरी तरफ एक और लाइन ऑफ थ्योरी है, वो ये कहती है कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर फैलाता है उससे उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर का, तो लेबर यूनियंस होती हैं, लेबर मूवमेंट्स होती हैं, वो एक अलग लाइन ऑफ थॉट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लो कॉस्ट गुड्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है उतना ही ज़्यादा लो कॉस्ट में हम बल्क में सामान बनाते हैं तो हमें कॉस्टिंग कम पड़ती है। द सेम
are sold at cheaper rate at the end the consumers get more satisfaction या more benefit। तो जितना ज़्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आएंगी उतना बल्क में सामान बनाएंगी, उतना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और उतना ही कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।